ठीक है बच्चों, तो हम लोग नया चैप्टर चालू करते हैं, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। अब हम लोग लाइन टू लाइन एक एक वर्ड पढ़ेंगे। मानव शरीर में बहुत से अंग, अंग मतलब ऑर्गन, और अंग तंत्र मतलब ऑर्गन सिस्टम। अगर मैं बात करूं तो एक मानव बनने के लिए सबसे पहले हमारे पास सेल, सेल से टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और एक पूरा पूरा ह्यूमन। ठीक है, जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। ध्यान रखना, हमारे पास किडनी अकेले काम नहीं कर सकती, इसको कहीं ना कहीं हार्ट से कनेक्टेड होना पड़ेगा। ठीक है, और हार्ट अकेले काम नहीं कर सकता, इसको कहीं ना कहीं लंग से कनेक्टेड होना पड़ेगा, और लंग भी कभी कभी अकेला नहीं होता तो उसको किडनी से कनेक्टेड होना पड़ता है। ऐसी कहानी चीजें चलती रहती हैं हमारे पास। तो हम लोग बोलते हैं कि कभी कोई भी ऑर्गन अकेला काम नहीं कर सकता। जैव स्थिरता या सम अवस्था बनने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक होता है। आपस में कोऑर्डिनेशन दैट इज कॉल्ड समन्वय। एक आपस में तोलमाल बहुत जरूरी है। समन्वयता एक ऐसी क्रिया विधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है, वह एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं तो अगर हृदय क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, तो किडनी उसको फिल्टर करने का काम भी करती है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, समझ जाओ। उदाहरण, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों में संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता में वृद्धि हो जाती है, और ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर और वृक्क वाहिनियों में रक्त की प्रवाह दर बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम दौड़ना चालू करते हो या फिर खेलना चालू करते हो या कसरत चालू करते हो तो तुम्हारा रेस्पिरेशन, लंग बहुत तेजी से ऑक्सीजन खींचना चालू करता है। तो ऑक्सीजन को खींचने का काम कौन कर रहा है? लंग कर रहा है। पर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा, बाय द हेल्प ऑफ हार्ट। बात समझ में आ रही है? तो बीपी क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। बात समझ लो, स्वाभाविक हो जाता है। जब शारीरिक व्यायाम बंद कर देते हैं तो होता क्या है, जैसे ही हमने क्या किया, शारीरिक व्यायाम बंद कर दिया, तो तांत्रिक क्रियाएं, फुफ्फुस, हृदय, रुधिर वाहिनियां, वृक्क के अन्य अंगों के कार्यों में आपस में समन्वय स्थापित होता है, और आफ्टर सम टाइम क्या होता है बेटा, वो एकदम नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र, अतः अंतःस्रावी तंत्र मतलब एंडोक्राइन सिस्टम सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहती हैं। तंत्रिकी तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। अंतःस्रावी, ध्यान रखना, अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन द्वारा तंत्र हार्मोन द्वारा रसायन समन्वय करता है। इस अध्ययन में हम मनुष्यों की तंत्रिकी तंत्र एवं तंत्रिकी समन्वय की क्रिया विधि, जैसे तंत्रिकी आवेग का संचरण और आवेगों का सिनेप्स से संचरण की अध्ययन करेंगे। मतलब सिनेप्स मतलब क्या? एक ये गोला और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड सिनेप्स। अब हम बोलते हैं कि हमारे पास तंत्रिकी तंत्र होता है, तो सभी प्राणियों की तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिन्हें हम तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, वेंट्रिकल न्यूरॉन बोलते हैं। ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती हैं तथा उनका संचरण करती हैं। निम्न अकशेरुकी, ध्यान रखना, अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिकी संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। मतलब इन्वर्टिब्रेट्स की बात करोगे तो इन्वर्टिब्रेट्स में हमारे पास क्या होता है बेटा, जो तंत्रिका तंत्र होता है वो बहुत इजी होता है। उदाहरण, हाइड्रा में यह तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। कीटों में तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। ठीक है, हाइड्रा सिलेंट्रेटा, ध्यान रखना, वहां पर हाइड्रा में नेटवर्क होता है, जाल। कीटों का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। कीटों पतंगों में तुम लोग देखते हो, जैसे कॉकरोच की बात करूं तो उसमें गैंग्लियंस होते हैं।
कितने होते हैं? 9 गैंग्लियंस होते हैं। अन्य यह अनेक मस्तिष्क गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकाओं ऊतकों का बना होता है। कशेरुकी प्राणियों में, कशेरुकी मतलब तुम्हारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें अधिक व्यवस्थित होता है। अगर मानव का तंत्रिका तंत्र की बात करूं मैं, तो मैं यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना। मानव का तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। पहला तुम्हारे पास आता है केंद्रिका तंत्रिका तंत्र, और दूसरा तुम्हारे पास आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, और परिधीय मतलब पीएनएस, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये केंद्रीय और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग थोड़ा सा यहां पर समझे क्या। केंद्रीय मतलब क्या, मान लो ये हमारे पास कोई सेंटर है, कोई सेंटर वाला पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इस सेंटर वाले पार्ट से बहुत सारे हमारे पास क्या है, ब्रांचेस कनेक्टेड है। इस सेंटर वाले पार्ट से हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन क्या होगा, यहाँ पर ऑर्गन 1 ऑर्गन 2 आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अब क्या कर रहा है ये सेंटर वाला, क्या बोल रहा है, सेंट्रल वाला एक सर्कल बना रहा है, ऑर्गन का एक जाल बना रहा है, ध्यान रखना। तो ये जो बीच वाला है, ये सामने वाला इसको सिग्नल देता है, जो किनारे हैं। अब देखो हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल की रेखा को, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं, गोलाकार रेखा को क्या बोलते हैं, परिधि। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परिस्थिति के तंत्रिका तंत्र। यहाँ पर लिखा है, कहाँ लिखा है, परिस्थिति के तंत्र का तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र बोल रहे हैं। और जो सेंटर में है वो सेंट्रल तुम्हारे पास केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो जो सेंटर है उसको केंद्र बोलते हैं। तो केंद्र वाला, और केंद्र वाला क्या करता है, किनारे वाले ऑर्गन को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड परिधि। अब वो कैसे कंट्रोल करता है वो देखो, कोई लेके जाने वाला होता है, कोई लेके आने वाला होता है। जो लेके जाएगा वो मोटर, और जो लेके आएगा वो सेंसरी, संवेदन। अभी आगे मिलेगा तुमको, ठीक है। चलो चलने की बात बोलते तो अगर हमारे पास क्या होता है, ध्यान दे सुनना, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। क्या बेटा, हमारे पास केंद्रिका में क्या क्या मिलता है, दो चीज़ मिलती हैं। एक क्या मिलता है हमको बेटा, पहला मस्तिष्क, मस्तिष्क को बोलते हैं ब्रेन। और दूसरा क्या मिलता है, मेरुरज्जु, मतलब तुमको स्पाइनल कॉर्ड मिलती है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, केंद्रिका के दो पार्ट बेसिकली तुम्हारे पास मस्तिष्क, मस्तिष्क को बोलते हैं ब्रेन, और दूसरा तुम्हारे पास मेरुरज्जु, मेरुरज्जु को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। आगे रहो, ध्यान रखना। हमने क्या पढ़ा, मानव का तंत्रिका तंत्र कितने पार्ट में डिवाइड है, दो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब तुमने बोला कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक का नाम मेरुरज्जु है और एक का नाम मस्तिष्क है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 पॉइंट, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। अब ये जो केंद्रक है, तुमने भी एक सेल पढ़ी है, और सेल क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक ही डिसाइड करता है कि उस सेल के अंदर चलने वाले जितने भी ऑर्गन रहेंगे उसमें काम क्या होगा। वैसे हमारी बॉडी में चलने वाले जितने भी ऑर्गन रहेंगे उस ऑर्गन के काम, जैसे ऑर्गन 1 हो गया हमारे पास किडनी, ऑर्गन 2 हो गया हमारे पास हार्ट, ऑर्गन 3 हमारे पास हो गया लंग्स। तो इन सबको कंट्रोल करने वाला कौन हो गया तुम्हारे पास, ब्रेन। इज इट क्लियर। मस्तिष्क, अब जो परिधि में है, मस्तिष्क एवं परिधि के तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से जुड़ी हुई होती है। परिधि तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार के तंत्रिकाएं होती हैं, एक होती है, देखो आ गया ना, एक क्या होती है, संवेदी, संवेदी और अविवाही, और दूसरा होता है चालक और प्रेरक, अपवाही। दो वर्ड यहाँ पर मैंने तुमको बताया था अभी जस्ट, क्या बताया था, जो लेके जाएगा वो मोटर, जो लेके आएगी वो, जो लेके गया गया गया, जो लेके गया 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 वो इफरेंट,
और जो लेके आया 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 एफरेंट, जो लेके गया वो इफरेंट, जो लेके आया वो एफरेंट। जो लेके गया वो एफरेंट, एफरेंट को तुम्हारी बुक ने बोला है जो लेके गया वो है अपवाही, चालक और प्रेरक। जो लेके आए वो संवेदी। मतलब ये कि जो ऑर्गन है, ऑर्गन से, अंग से जो हमारे पास सिग्नल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके आएगा वो संवेदनशील होगा, अपवाही होगा, और जो लेके जाएगा वो चालक और प्रेरक होगा। इज इट क्लियर? तो अब हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारे पास जो परिधि तंत्रिका तंत्र है, परिधि तंत्रिका तंत्र डिवाइड दो पार्ट में होता है। एक तुम्हारे पास कौन सा होता है बेटा? एक तुम्हारे पास चालक होता है और दूसरा तुम्हारे पास कौन सा होता है? संवेदी होता है। तो तुमने दो चीज पढ़ ली। तुम्हारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और परिधि तंत्रिका तंत्र डिवाइडेड इनटू चालक और संवेदी। आ जाओ जरा। परिधि तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो अब तुम्हारे पास परिधि तंत्रिका तंत्र कितने विभाग में डिवाइडेड है? एक तो तुमने बोला कि परिधि में दो प्रकार की तंत्रिका होती हैं, एक तुम्हारे पास संविधि और एक तुम्हारे पास चालक। एक तुम्हारे पास अपवाही, एक तुम्हारे पास अभिवाही और एक तुम्हारे पास अपवाही। ठीक है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित हो। उसके पास तो देखो तंत्र तो दो हो गए तुम्हारे पास। एक होती है कायिक, कायिक तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं सोमेटिक, और स्वायत्त, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं ऑटोनोमस। तो तुम्हारे पास दो प्रकार के तंत्रिका तंत्र हो गए, परिधि की तंत्रिका तंत्र डिवाइडेड टू पार्ट्स, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्र, ध्यान रखना, उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों व पेशियों में पहुंचाता है। मतलब ये कि जो सोमैटिक होगा वो किससे कंट्रोल होना चाहिए, अनैच्छिक या ऐच्छिक? एक मिनट रुको। जो देखो यहाँ कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमेटिक तंत्र, उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के शरीर के अनैच्छिक अंग, अनैच्छिक नहीं ऐच्छिक होना चाहिए, जिन पर हमारे पास कंट्रोल हो, ठीक है, पहुंचाता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भाग में डिवाइड होता है ना? क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और पैरा, ये तुम्हारे पास सॉफ्ट ऑर्गन में करता है, विसरल, ध्यान रखना। वर्गीकृत किया जाता है। अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधि तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। अंतरंग, तो अंतरंग इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम जो पार्ट होता है वो किसका पार्ट होता है? ध्यान रखना, वो पार्ट होता है तुम्हारे पास परिधि तंत्रिका तंत्र। इसके अंतर्गत सभी तंत्रिकाएं, तंतु, गुच्छिकाएं, जालिकाएं सम्मिलित होती, जिनके द्वारा केंद्रक तंत्रिका तंत्र से आवेग अंतरंगों तक तथा अंतरंगों के केंद्रीय तंत्रिका तक संचारित किया जाता है। डन। अब हमारे पास तंत्रिका तंत्र की जो यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई है ना? तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन इज structural and functional unit of nervous system। ठीक है। अब जो न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो तीन भागों में मिलकर बना है। कोशिका काय, दुर्माक्ष व तंत्रिका काक्ष। ठीक है। कौन क्या कितने भागों में मतलब? कोशिका काय, दुर्माक्ष एंड तंत्रिकाक्ष। कितने भागों में डिवाइड होते हैं बेटा? तुम्हारे पास जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन तीन पार्ट में डिवाइड होता है, कोशिका काय, दुर्माक्ष एंड तंत्रिकाक्ष। ठीक है। दुर्माक्ष का मतलब होता है डेंड्राइट्स। दुर्माक्ष का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ।
दुर्माक्ष का मतलब क्या होता है? डेंड्राइट्स। कोशिका काय का मतलब होता है सेल बॉडी, सेल बॉडी या साइटोन। और तंत्रिकाक्ष का मतलब होता है जो हमारे पास लंबा निकला हुआ एक्सॉन है, दैट इज कॉल्ड तंत्रिकाक्ष। तो हमारा जो न्यूरॉन है वो 3 बार में डिवाइड होता है, दुर्माक्ष, कोशिकाएं एंड द तंत्रिकाक्ष। डन। कोशिका काय में कोशिका द्रव्य व प्रारूपिक कोशिकांग व विशेष दानेदार अंग ग्रेनिसल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। इसके अंदर मतलब न्यूरोप्लाज्म और ये जो रेड रेड दिख रहे हैं ये तुम्हारे पास नीजल्स ग्रेन्यूल होता है। आगे चलो। छोटे तंतु जो कोशिका काय से प्रवर्तित होकर लगातार विभाजित होते हैं, जिन्हें नेजल ग्रेन्यूल में भी पाए जाते हैं। मतलब तुम्हारे पास दुर्माक्ष डेंड्राइट्स में तुम्हारे पास नेजल ग्रेन्यूल रेड रेड हमारे पास पाए जाते हैं, दुर्माक्ष कहलाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिकाएं की ओर भेजते हैं, कोशिकाएं के ऊपर भेजते हैं। मतलब तुम्हारे पास ये जो कोशिकाएं हैं इसके यहाँ से सिग्नल लेंगे, सिग्नल यहाँ लेके जाएंगे, सिग्नल यहाँ लेके आएंगे। इज इट क्लियर? एक कोशिका में तंत्रिकाक्ष निकलता है, ये दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। और जहां से इसका ओरिजिन होता है इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, इंग्लिश में तो एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। तो इसको तंत्रिकाक्ष हिलॉक याद रख लेना, ठीक है? तंत्रिकाक्ष हिलॉक, जहां से हमारे पास एक्सॉन का ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होती है, जहां से ओरिजिन होता है। इसका दूरस्थ भाग शाखित, प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लड़ी नुमा संरचना सिनेप्टिक नोब, जिसमें सिनेप्टिक पुटिकाएं होती हैं। ये तंत्रिकाक्ष का सिरा, सिनेप्टिक पुटिकाएं ये होती हैं। आगे चलते हैं। इसमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। देख लो, ध्यान रखना, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर मतलब ये सिनेप्टिक लोब हो गया, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मिलता है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये हमको 2 तरीके के मिलते हैं। एक तो एक्साइटेटरी जो किसी चीज़ को उद्दीपित कर दे, और उसी दूसरा कौन सा हो सकता है जो किसी चीज़ को क्या कर दे, इनहिबिट कर दे, मना कर दे। ठीक है, आ जाओ जरा। अब तंत्रिकाक्ष तंत्रिकीय आवेगों को कोशिका काय से दूर सिनेप्सिस पर अथवा तंत्रिकाक्ष का तंत्रिकीय पेशी संधि पर पहुंचाते हैं। मतलब हमने बताया था दुर्माक्ष डेंड्राइट में तुम्हारे पास क्या आया था, सिग्नल आया था जो कोशिकाक्ष में गया, कोशिकाक्ष से हमारे पास कहाँ गया, तंत्रिका कक्ष में गया, तंत्रिका कक्ष कहाँ गया, सिनेप्टिक पुटिकाओं में गया। कि बेसिकली हमारे पास सिग्नल यहाँ पर रिसीव हुआ और वो सिग्नल अंत में पहुंचा कहाँ पर जाके बेटा, तुम्हारे पास सिनेप्टिक लोब के पास। तो दूर ले जाने वाला सिग्नल जो था वो तंत्रिकाक्ष था हमारे पास। कौन था हमारे पास? तंत्रिकाक्ष। दुर्माक्ष की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स के 3 समूह में बांटा गया है। तंत्रिकाक्ष मतलब तुम्हारे पास एक्सॉन, दुर्माक्ष मतलब तुम्हारे पास डेंड्राइट्स, और न्यूरॉन्स के समूह को 3 भागों में बांटा गया। बहुध्रुवीय एक तंत्रिकाक्ष व 2 या अधिक दुर्माक्ष युक्त। एक तंत्रिकाक्ष मतलब एक एक्सॉन और 2 से ज्यादा उसके पास क्या मिलेंगे, डेंड्राइट्स मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड बहुध्रुवीय। जो प्रमस्तिष्क वलकुट में पाए जाते हैं, प्रमस्तिष्क कहाँ, वलकुट में मिलते हैं। द्विध्रुवीय एक तंत्रिकाक्ष मतलब एक एक्सॉन और एक तुम्हारे पास क्या मिलेगा बेटा, डेंड्राइट मिलेगा। एक डेंड्राइट्स और एक तुम्हारे पास क्या मिलेगा, तंत्रिकाक्ष मिलेगा। एक दुर्माक्ष और एक तंत्रिकाक्ष दृष्टि पतल में पाए जाते हैं। दृष्टि मतलब तुम्हारे पास किस में बेटा, आई में। तंत्रिकाक्ष 2 प्रकार के होते हैं,
आच्छादी और आच्छादहीन। आच्छादी तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका से ढके होते हैं, जो कि तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन शीत का आवरण बनाती हैं। मतलब आच्छित मतलब आच्छादी मतलब क्या, माइलिनेटेड तंत्रिकाक्ष। माइलिनेटेड तंत्रिकाक्ष मतलब एक डंडे के ऊपर पन्नी की रैपिंग बेटा, बार बार पन्नी की रैपिंग, ठीक है ना, ध्यान रखना। आच्छादी दूसरा आच्छादहीन। आच्छादहीन आच्छादित तंत्रिका तंत्र श्वान कोशिका है, यहाँ ध्यान रखना, चाहे आच्छादी हो चाहे आच्छादहीन हो, दोनों में श्वान कोशिका मिलती है। हाँ, हालांकि आच्छादी वाले में क्या होता है, हमारे पास माइलिन शीत की आवरण मिल जाती है, पर आच्छादहीन में नहीं मिलती है। पर ये इसका मतलब ये नहीं होता कि श्वान सेल नहीं होगी, वहां भी श्वान सेल होंगी। इन दोनों के बीच एक ये श्वान सेल हो गई, एक ये श्वान सेल हो गई, एक ये श्वान सेल हो गई, एक ये श्वान सेल हो गई। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, ये इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर के नोड्स लिखा है, नोड ऑफ रेनवियर, जहां पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास माइलिनेटेड शीथ नहीं होती है। माइलिन आवरण के बीच अंतराल पाए जाते हैं, जिन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं। आच्छादी तंत्रिका तंतु मेरु, आच्छादी तंत्रिका तंतु मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं, मतलब ब्रेन वाले पार्ट में पाए जाते हैं। कपाल, ध्यान है, कपाल भाती मतलब हेड वाला। आच्छादहीन तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका से घिरे होते हैं, लेकिन वे एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीत का आवरण नहीं बनाते। मैंने अभी तुमको वही बताया, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। चाहे वो आच्छादी हो चाहे वो आच्छादहीन हो, दोनों की दोनों जो हमारे पास एक्सॉन होंगे, उन एक्सॉन में हमारे पास बेसिकली, या तंत्रिकाक्ष में हमारे पास बेसिकली क्या होंगे बेटा, माइलिन शीत सेल ना हो, बट हमारे पास श्वान सेल तो वहाँ होंगी। सामान्यतः स्वायत्त एन कायिक तंत्रिका में मिलते हैं। स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में ये देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं देखने को, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और स्वायत्त ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति संचरण, ठीक है, ये स्ट्रक्चर तुमको मैंने बता दिया। तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति और संचरण। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है बेटा, उद्दीपनशील, क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। मतलब ध्रुवीय अवस्था मतलब चार्ज रहती है, पोटेंशियल रहता है इसमें, जो क्या करती है कि सोडियम और पोटेशियम को एक से दूसरे का लेके जाती है। क्या आप जानते हैं कि यह झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है? विभिन्न प्रकार के आयन पथ चैनल तंत्रिका, यहाँ पर क्या होता है ध्यान रखना, वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, है ना, लिगैंड चैनल होते हैं, जिसमें सोडियम और पोटेशियम की हम लोग बात करते हैं, है ना, पाए जाते हैं, और सोडियम पोटेशियम पंप पाए जाते हैं। यह आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य होते हैं, जबकि कोई न्यूरॉन आवों का संरक्षण नहीं करता। जैसे कि ब्राह्म अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम, ध्यान रखना क्या बेटा, सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयंस तथा क्लोराइड आयंस के लिए अधिक पारगम्य होती है। क्या बोला यहाँ पर? तो हमारे पास ब्राह्म अवस्था, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्राह्म अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयंस और क्लोराइड के लिए अधिक क्या होती, पारगम्य होती है, परमिएबल होती है। इसी प्रकार झिल्ली के तंत्रिकाक्ष द्रव्य में झिल्ली के परित्राक्ष पारगम्यता होती है। इसी प्रकार झिल्ली के परित्राक्ष तंत्रिका तक्ष में द्रव्य में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटीकाल में भी अपारगम्य होती है। ध्यान रखना, हमारे पास क्या होते हैं, जो एक्सोन होता है, इसके अंदर एक्सोप्लाज्म होता है, इसके अंदर जो हमारे पास प्रोटीन है, कौन से बेटा, उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटीकाल, जो कि अपारगम्य, जो बाहर निकलते नहीं है,
वो कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो अंदर की तरफ हमारे पास नेगेटिव हो जाता है, बाहर की तरफ हमारे पास पॉजिटिव होता है। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव्य में पोटेशियम तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा सोडियम की निम्न सांद्रता होती है। मतलब अंदर की तरफ जाओगे तो तुम्हारे पास पोटेशियम, नेगेटिव प्रोटीन, पोटेशियम ज़्यादा, नेगेटिव प्रोटीन ज़्यादा, और हमारे पास सोडियम का अमाउंट क्या रहता है, बहुत कम रहता है अंदर की तरफ सांद्रता। इस भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता बनती है। झिल्ली पर पाए जाने वाली इस आयनिक प्रवर्धक के को सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा नियमित किया जाता है। इस पंप द्वारा प्रति चक्र 3 सोडियम बाहर की ओर और 2 पोटेशियम कोशिका में प्रवेश होते हैं। 1 मिनट, ठीक है। 3 बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। परिणाम स्वरूप क्या मिलता है कि जब ये बाहर की तरफ जाएंगे, अभी ध्यान रखना हमारे पास पोटेशियम अंदर नहीं आएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, परिणाम स्वरूप भारत की सतह पर धन आवेशित जबकि आंतरिक सतह पर ऋण आवेशित होता है। मतलब हमारे पास बाहर की तरफ सोडियम का अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है ना, पोटेशियम का अमाउंट क्या कम होगा, और नेगेटिव ध्यान रखना प्रोटीन हमारे पास होता ही नहीं बाहर की तरफ, है ना, आप ऐसे जारी होता है, इसलिए ध्रुवित हो जाता है। ब्राह्म स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली इस पर विभवांतर और ब्राह्म कला विभव कहते हैं। जब हमारे पास 3 क्या होता है, बाहर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा, सोडियम ज़्यादा, अंदर की तरफ पोटेशियम कम, और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ब्राह्म कला विभव कहते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तंत्रिकाक्ष पर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संचरण किस प्रकार से होता है। जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर आवेग होता है, तब ए स्थल से की ओर स्थित झिल्ली सोडियम के लिए मुक्त परागमी हो जाता है। हमारे पास ध्यान रखना, अब यहाँ से अंदर जा रहा है सोडियम, तो सोडियम का अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम भाई और भी थे, तो सोडियम और पोटेशियम दोनों पॉजिटिव थे, दोनों ने क्या कर दिया, अंदर की तरफ बढ़ा दिया। आयन ज़्यादा हो गया तो यहाँ हो गया पॉजिटिव और यहाँ हो गया नेगेटिव। पर आगे कैसे जाएगा, फिर आगे भी यही कहानी होगी कि ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, है ना। जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा आगे से पॉजिटिव, ऊपर की तरफ ये जाएगा, यहाँ से यहाँ मूव करेगा। आगे देखो क्या लिखा है, जरा देखना। फलस्वरूप सोडियम तीव्र गति से अंदर की तरफ जाते हैं और एक सतह पर विपरीत ध्रुवता हो जाती है, अर्थात झिल्ली की बाहरी सतह ऋणात्मक आवेशित और आंतरिक सतह धनात्मक हो जाती है। देखा, यहाँ से सोडियम अंदर आएगा तो सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। आगे तरफ चलते हैं। ए स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से विध्रुवीकरण हो जाता है। ए झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है, पोटेंशियल एक्शन कहलाता है, एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है ये, क्रियात्मक विभव या फिर एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। ध्यान रखना, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। अब ये आवेग चलना चालू हो जाता है। तंत्रिका से कुछ आगे जैसे बी स्थान झिल्ली की बाहरी सतह पर धनात्मक होते हैं, आवेश होते हैं, आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है। परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर जाने पर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है। अतः स्थान ए आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। ये यहाँ से यहाँ चल रहा है, देखो ये यहाँ से यहाँ चल रहा है, ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ। तो यहाँ से यहाँ जब चलेगा, ध्यान रखना, जब यहाँ से यहाँ आगे मूव कर जाएगा तो ओबियस सी बात है, जब ये आगे मूव करेगा तो पहले नेगेटिव फिर बाद में पॉजिटिव। यहाँ से ये आगे मूव करेगा तो यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ऊपर यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव था। जब क्यों यहाँ सोडियम क्या होगा, सोडियम अंदर आया तो अब ये चार्ज यहाँ पर सोडियम जैसे अंदर आया तो यहाँ नेगेटिव हो गया और यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब ये आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, तुम्हारे पास ये सोडियम जब आगे गया तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। जब ये बाहर निकल जाएगा तो अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर नेगेटिव हो जाएगा। कहानी चलते चलेगी ये कहानी, ठीक है। अब
तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समानांतर क्रम के पुनरावर्तन होता है। आवेग का संचरण होता है। उद्दीपन का प्रेरित सोडियम के लिए बड़ी पारगम्यता क्षणिक होती है उसके, परंतु पश्चात पोटेशियम के प्रति पारगम्यता बहुत बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों के भीतर पोटेशियम झिल्ली के बाहरी ओर परास्त होता है और उद्दीपन के स्थान पर विश्राम विभव का आना पुनः संकरण हो जाता है। मतलब पहले हमारे पास थ्रेशोल्ड पॉइंट था, फिर हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आया, फिर हमारे पास अगेन रिपोलराइजेशन आ गया। मतलब पहले हमारे पास इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का, फिर हमारे पास पोटेशियम जब बाहर जाएगा तो हम लोग वापस से विराम अवस्था में आ जाएंगे। ये हमारे पास -70 से ये हमारे पास +30 तक जाता है। +30 को हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। बस बात ध्यान रखना, इतनी याद रखना, ठीक है ना। पहले इन्फ्लक्स ऑफ अंदर की तरफ सोडियम जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, डीपोलराइजेशन बोलते हैं जिसको, और फिर हमारे पास पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग रिपोलराइजेशन, ठीक है। आवेग का संचरण। अब आवेग कैसे जाता है? तंत्रिका आवेग का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा जाता है। ये एक न्यूरॉन का, ये दूसरे न्यूरॉन का, ये ठीक है। चलो, एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है। एक तुम्हारे पास ये प्री वाला हो गया, ये तुम्हारे पास पोस्ट वाला हो गया। ये हो गया पूर्व सिनेप्टिक, ये झिल्ली लिखा है, और ये हो गया तुम्हारे पास पश्च, पोस्ट हो गया। ये प्री हो गया, ये पोस्ट हो गया, और इन दोनों के बीच में सिनेप्टिक दरार होती है। सिनेप्टिक दरार को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और तो सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त हो जाता है या नहीं भी होता है। सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्स एवं रासायनिक सिनेप्स। कितने? विद्युत मतलब तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिकल होगा और एक तुम्हारे पास होगा केमिकल। केमिकल वाला जो करता है, ध्यान रखना, ये स्लो काम करता है, और ये जो इलेक्ट्रिक वाला है बहुत फास्ट काम करता है। अभी आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या क्या लिखा है। विद्युत सिनेप्स पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली एक दूसरे के समीप होती है। ध्यान रखना, इन दोनों के जो बीच का गैप होता है एकदम लेस होता है, बहुत पास होते हैं, होता ही नहीं, गैप बहुत कम होता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्सिस से होता है। विद्युतीय सिनेप्सिस से आवेग का संचरण एक तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समान होता है। यस, ध्यान रखना, तंत्रिकाक्ष एक्सॉन के आवेग के समकक्ष होता है, सिनेप्सिस में जितना होता है। विद्युत सिनेप्सिस से आवेग का संचरण रासायनिक सिनेप्सिस की संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है। हमारे तंत्र में विद्युत सिनेप्सिस बहुत कम होता है, ध्यान रखना। ओबीसी वक्त क्या कहना चाह रहा है कि हम लोग, जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल वाला होता है, इलेक्ट्रिकल जैसे बल्ब जलाओगे, एक बटन दबाओ बल्ब जल जाता है, बहुत फास्ट होता है। पर केमिकल जो हार्मोन होते हैं वो ग्लैंड से निकलते हैं बेटा, और उनको दूसरे ऑर्गन तक जाना है ना, तो वो ब्लड के सहारे बहुत धीरे धीरे जाते हैं। फिर वो रिसेप्टर पे जाके अटैच होंगे, फिर वहाँ सेकेंडरी मैसेंजर आएगा, या फिर वहाँ न्यूक्लियस पे जाएंगे, वो न्यूक्लियस पे mRNA बनेगा, वो सिग्नल देगा, तब जाके कोई काम होगा। बात समझना मेरी बात को। तो एक लिक्विड द्वारा हो रहा है और एक करंट द्वारा हो रहा है। करंट कितनी तेज लगता है तुम लोग को पता है। अब रासायनिक सिनेप्सिस पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियों द्रव्य से भरे हुए द्वारा पृथक होता है। सिनेप्टिक दरार कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी प्रकार के सिनेप्टिक आवेग सक्रिय विभव का संचरण सिनेप्टिक दरार के पश्च सिनेप्टिक दौरान तक करते हैं? कैसे करते हैं? सिनेप्टिक द्वारा आवेग के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर, तंत्रिका संचारी कहलाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, ध्यान में, एसिटाइल कोलिन। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित आश्रय पुट्टिकाएं तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती है। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है,
यह सिनेप्टिक पुटिका गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है। झिल्ली की ओर क्या करता है? उत्तेजित करता है। झिल्ली की ओर क्या करता है? उत्तेजित करता है। ठीक है। जहां वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिकाक्ष संचारी अणुओं को सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर देते हैं। मुक्त किए गए तंत्रिकाक्ष संचारी अणु पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। जुड़ने के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाता है। उसमें आयनों के आगमन से पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हुआ विभव उत्तेजक या अवरोधक हो सकता है। मतलब या ध्यान रखना, एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी हो सकता है। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई नहीं है बेटा। क्या बताई नहीं है? कि जैसे ही जब क्या होता है, ध्यान रखना, हमारे पास इसके तरफ क्या होता है? सिग्नल आता है। तो सिग्नल आता है तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमारे पास कैल्शियम चैनल होता है। कैल्शियम चैनल यहाँ पर ओपन हो जाता है। कैल्शियम चैनल जब ओपन हो जाता है तो ये काम करते हैं किसके ऊपर? वेसाइकल के ऊपर। ये जो वेसाइकल है, वेसाइकल के ऊपर जैसे ही काम करते हैं तो ये अंदर प्री सिनेप्टिक वाली नोब के ऊपर जाके ये क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाते हैं। ये डिजॉल्व होने के बाद ये सिनेप्टिक, ध्यान रखना, ये सिनेप्टिक दरार पे ये छोड़ देते हैं। और यहाँ पर रखे रिसेप्टर, सोडियम रिसेप्टर क्या करते हैं? ये एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही सोडियम रिसेप्टर यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं वो एक्सेप्ट करें और ये सोडियम चैनल यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है और आगे की तरफ ये चले जाते हैं। हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, टी ट्यूबुलिन होता है। ध्यान रखना, सर्कुलर प्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर तुम लोग न्यूरोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल लो। ठीक है। वो होता है, वो क्या करता है? यहाँ पर एक और एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है ना? एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम, सॉरी, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम, सॉरी, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम। ये एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम क्या करता है बेटा? इसके ऊपर काम करता है। कहाँ गया वो? यहाँ पर लिखा था ना, अभी हमने लिखा था केमिकल, ये एसिटाइल कोलिन लिखा है, न्यूरोट्रांसमीटर ये नाम लिखा है। इसके ऊपर काम करता है, वो टूट जाता है, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। ध्यान रखना कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी तुमको सिग्नल देना, कौन देगा? केंद्रीय तंत्रिका देना। यह आदेश व नियंत्रण, ध्यान रखना, सिग्नलिंग देता है और कंट्रोल भी करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, हमको कहाँ जाना है, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के जैसे कार्य, फेफड़े, हृदय, वृक्क आदि को भी कंट्रोल ब्रेन करता है बाय दी हेल्प ऑफ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तापमान नियंत्रण, अगर बात करूँ, हाइपोथैलेमस, भूख प्यास, हाइपोथैलेमस, परिवहन, लय, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों, क्रियाएं, मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रतिक्रिया, याददाश्त और कुशाग्रता, भावनाओं को, विचारों को भी स्थिर रखता है। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रखता है। खोपड़ी ये क्रेनी खोपड़ी के भीतर कपाली मेनिंजेस होती हैं जिसकी 3 लेयर होती हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर। ठीक है ना? जो पायामेटर क्या होती है, जो ध्यान रखना, पाया ये ब्रेन के पास होती है और जो ड्यूरामेटर होती है वो किससे? कपाल से बहुत पास में होती है। ड्यूरामेटर कपाल के पास होती है, पायामेटर ब्रेन के पास होती है। बीच में हमारे पास अरेक्नॉइड होता है, ध्यान रख लेना। अब हमारे पास जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क की 3 मुख्य पहल बात, तो अग्र, मध्य और पश्च, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब अग्र मस्तिष्क सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। फोर ब्रेन किससे? 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, ध्यान रखना, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। सेरेब्रम प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग होता है। एक गहरी लंबवत बिदर प्रमस्तिष्क को 2 भाग, दाएं बाएं प्रमस्तिष्क में गोलार्धों में विभक्त कर देता है। ठीक है ना? लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर जो लंबवत अंदर की तरफ घुसता है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतु की पट्टिका कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और प्रमस्तिष्क में हमारे पास अग्र मस्तिष्क को हम लोग बोल रहे हैं। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेरेबेलम।
सेरेबेलम जो हमारे पास होता है लार्जेस्ट पार्ट होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है, ये तीनों मिलकर हमारे पास प्रमस्तिष्क वाले पार्ट सामने वाला फोरब्रेन बनाता है, अग्र मस्तिष्क बनाते हैं। अब ये जो है कार्पस कैलोसम, ध्यान रखना ये कार्पस कैलोसम ये बेसिकली ऐसा है, ये एक है और ये एक है, और यहां पर हमारे पास ऐसा है ये कार्पस कैलोसम। कोशिकाओं की एक परत आवतरित करती है जिसे प्रमस्तिष्क बलकुट कहते हैं, प्रमस्तिष्क बलकुट कहते हैं, ऊपर की लेयर। अब हमारे पास क्या होता है, प्रमस्तिष्क बलकुट कहते हैं, तथा यह निश्चित गर्तों में वलय होता है। ये जिसका ज्यादा रहता है ना बेटा, ध्यान रखना, उसका ब्रेन उतना ज्यादा रहता है, इसको बोलते हैं सल्कस गायरस। जितना ज्यादा इसका यही डेवलप होता है उतना अच्छा उसका उसके पास मेमोरी होती है। प्रमस्तिष्क बलकुट को इसको धूसर रंग से, रंग के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है, ब्लैक। तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं कायित सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती हैं, है ना, व्हाइट और ब्लैक। प्रमस्तिष्क बलकुट में प्रेरक तंत्रिका तंत्र, प्रमस्तिष्क बलकुट में सामने की तरफ प्रेरक तंत्रिका तंत्र संवेदी भाग, सेंसिटिव भाग और बड़े भाग का होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है। प्रेरक मतलब उद्दीपन करना, संवेदी मतलब सेंसरी करना, और बड़े भाग का होता है। ये स्फटिकता ना तो प्रेरक क्षेत्र होता है ना ही संवेदी होता है, ये भाग सहभागी क्षेत्र होता है। ना ही क्या होगा, प्रेरक होगा, ना ही संवेदी होगा, ये क्या होगा, सहभागी क्षेत्र होगा। तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण करना, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होता है। इस पथ के रे से माइलिन आच्छाद होते हैं, मतलब यहाँ पर ध्यान रखना, तो हमारे पास प्रमस्तिष्क में हमारे पास माइलिनेटेड मिलता है। क्या मिलता है, माइलिनेटेड, जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाता है तथा इसे प्रत को सफेद पारदर्शी रूप प्रदान करता है। सफेद मतलब व्हाइट मैटर, यहाँ पर ग्रेन्यूल्स कम होते हैं, जिसे श्वेत द्रव्य कहा जाता है। प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य स्थल है। प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना, थैलेमस किसका है, अब ध्यान रखना, संवेदी है और प्रेरक है, ध्यान रखना, दोनों मिक्स नहीं होते, प्रेरक और संवेदी और प्रेरक दोनों होता है। थैलेमस के आधार पर नीचे की तरफ मस्तिष्क का दूसरा भाग हाइपोथैलेमस होता है। हमारे पास थैलेमस का छोटा भाई हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्रक होते हैं जो शरीर के तापमान, खान पीने का नियंत्रण करते हैं। भूख, प्यास और टेम्परेचर, भूख, प्यास और टेम्परेचर को नियंत्रित करता है कौन, हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, टेम्परेचर को कौन में नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में कई स्त्रावी कोशिकाएं भी होती हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्रवण करती हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग अंदरूनी अंगों जैसे एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना बनाती है, जिसको लिम्बिक लोब सिस्टम तंत्र कहते हैं। लिम्बिक लोब ध्यान रख लेना, कौन कौन, यहाँ पर फिर से पढ़ लो। प्रमस्तिष्क फोरब्रेन, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, गोलार्ध आंतरिक अंदरूनी भाग, इसका अंदर के नीचे की तरफ, हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, ये सब आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना बनाती है, इसको लिम्बिक सिस्टम मिलते हैं। यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर, ध्यान रखना, किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ, कौन मिलकर, लिम्बिक सिस्टम मिलकर। लैंगिक व्यवहार मतलब किसी के प्रति भावनाएं, एक दूसरे जेंडर के प्रति क्या रहना, भावनाएं लगना। मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा, भय आदि का नियंत्रण करना। मतलब एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की कहानी समझ लो बेटा, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ध्यान रख लेना। ये तुमको अगर ये समझ गए कि एक बॉयफ्रेंड एक लड़की से सच्चा प्यार करता है पर वो उसको चीज़ें प्रूफ नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता है, उसको डर लगता है अगर मैं बोल दूंगा कहीं मेरे को छोड़ के नहीं चली जाए, डर भी रहता है, अपने आप से गुस्सा भी होता है, सारी चीज़ें होती है। इज इट क्लियर।
अब मध्य वाला में कोई खास नहीं है। मस्तिष्क थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के बीच का स्थित भाग होता है। नाल प्रमस्तिष्क तंत्रिका तंत्र होती है ना, जो कि कॉर्पोरा कॉर्डिया जेमिना बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखना। एक्चुअल में यहाँ पर एक कहानी होती है, सेरेब्रल एक्विडक्ट बनाता है, ये वाली कहानी सेरेब्रल एक्विडक्ट, ध्यान रखना। प्रमस्तिष्क सरल तंत्रिका तल सेरेब्रल एक्विडक्ट। पश्चिम मस्तिष्क में जाओगे तो पोन्स अनुमस्तिष्क मध्यांश मेडुला ऑब्लोगेटा बना होता है, जो पोन्स रेसिनुमा पश्च का बना होता है, जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ के रखता है। अनुमस्तिष्क के सतह पर विलंगित होने वाली न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क की मध्यांश मेरुरज्जु द्वारा जुड़ा होता है। मध्यांश में श्वसन, ध्यान रखना, श्वसन, हृदय परिसंचरण और प्रतिवर्तन और पाचक रसों के स्त्रावण को नियंत्रित करता है। कौन करता है? पश्च वाला। एक्चुअल में हमारे पास एक कहानी क्या है, यहाँ पर लिखी नहीं है, लिखी होनी चाहिए थी। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और मिड ब्रेन, ये एक्चुअल में तुमको बनाता है ब्रेन स्टेम। जाके पढ़ के देखना, ब्रेन स्टेम क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। एक चीज लिखी होगी, यहाँ पर लिखा नहीं, पता नहीं अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मध्य मस्तिष्क, पोन्स मेडुला ऑब्लोगेटा, मस्तिष्क स्तंभ, ये देखो ब्रेन स्टेम, मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोगेटा, मस्तिष्क स्तंभ के, ब्रेन स्टेम के, मस्तिष्क स्टेम कौन कौन से? मध्य मस्तिष्क, पोन्स, मेडुला ऑब्लोगेटा, है ना। मध्य मस्तिष्क, पोन्स मेडुला ऑब्लोगेटा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। सॉरी, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संयोजित स्थापित होता है। कुछ नहीं, हो गया बेटा, है ना। ये क्वेश्चन है, देख लेना, ये टिप्पणी ये अंतर देख लेना। ओके, ये चैप्टर यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है ना। ये नीचे वाला ध्यान रखना, पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला, ये नीचे वाला हैंड ब्रेन होता है। और ये हैंड ब्रेन क्या करता है, ये ऊपर वाला जो हमारे खोपड़ी होती है, खोपड़ी में छेद होता है, फोरामेन ओवेलिस बोलते हैं उसको। तो फोरामेन ओवेल, यहां से क्या लिखता है, सॉरी फोरामेन ओवेल नहीं, फोरामेन मैग्नम और फोरामेन ओवेलिस या फोसा ओवेलिस, वो हार्ट में छेद बनाता है, वहां से ये बाहर निकलता है। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा मैंने लाइन टू लाइन पढ़ा दिया बेटा तुमको, ठीक है। थैंक यू।